हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 8 का जो फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर को फोर वीडियो में डिवाइड किया है। ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कंपनी आर्मी। देखिए, कंपनी की आर्मी कैसी थी। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड इन मिलिट्री स्ट्रेंथ। यानी कि जो कॉलोनियल रूल था, उन्होंने कई तौर तरीके अपनाए, है ना, सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। परंतु जो मेन ताकत थी उनकी, जो वो उनके मिलिट्री पावर ही थी। अकॉर्डिंग टू दिस, मुग़ल आर्मी जो उनके अगेंस्ट मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। कैवलरी मतलब जो मुग़ल आर्मी थी वो घुड़सवार जो होते हैं उनको कैवलरी कहते हैं। सवार ट्रेंड सोल्जर हॉर्स बैक, वो उन्हीं पे डिपेंड ज़्यादा थे मुग़ल, ठीक। और एन इन्फेंट्री दैट इज़ पैदल फुट सोल्जर, पैदल सेना पर डिपेंड करते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, उनको जो है तीरंदाजी भी सिखाते थे। यूज़ ऑफ शॉर्ट, तलवारों का यूज़ होता था, है ना। तो ये मुग़लों का अलग एक पैटर्न था। कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री। उन्हें ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि हमें पेशेवर सैनिक जो है चाहिए, इन्हीं से उनका काम चल जाता था। द रूरल एरिया हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट, जो गांव के बड़े बड़े किसान थे ना, लार्ज नंबर ऑफ आर्म, ये वो रखते थे, क्या नाम, हथियार रखते थे। एंड लोकल जमींदार वो सप्लाई भी करते थे, सोल्जर्स की सप्लाई करते थे मुग़लों को, है ना, मुग़ल विद पैदल सोल्जर। और यही प्रोसेस ना आगे को अंग्रेज़ों ने भी यूज़ की। change occur in the 8th century when Mughal successors like Awadh and Benares started recruiting peasants into their armies and training them professional soldier। और उनको ऐसे ही किसानों से, अवध और बनारस के किसानों से सोल्जर्स लेने स्टार्ट कर दिए। कंपनी ने उनको ट्रेन कर दिया और इनको नाम दिया सीपो। सीपो का मतलब इंडियन सिपाही, फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, है ना, जो सोल्जर के लिए यूज़ होता था, सीपो, ठीक है। और ये लास्ट साइड में देख सकते हैं। देखिए, धर्मशास्त्र क्या है। संस्कृत का एक टेक्स्ट है जिसमें हमारे संस्कृत में आपके जो रूल्स एंड कोड्स, बिहेवियर वगैरह लिखे होते हैं। और सवार क्या है, जो घोड़े पर होता था वो सवार, ठीक है। मस्कट क्या है, मस्कट हैवी गन यूज बाई इन्फेंट्री सोल्जर, पैदल चलने वाला जो सैनिक होता था अपने हाथ में एक बहुत लंबी बंदूक लेकर के चलता था, जिसको बीच से तोड़ करके उसमें कारतूस डाला जाता था, उसको मस्कट कहते थे। एक ही इसी तरह की बंदूक होती थी, उसमें इतना गन पाउडर डाल करके और उसको उसमें एक कहते हैं ना, एक बत्ती लगा के और माचिस से आग लगाई जाती है, जैसे पटाखा पटकाते हैं, ठीक है। अब बस इस तरह से वो फिर गन चलती थी, उसको मैच लॉक कहा जाता था, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये मस्कट और ये तो ब्रिटिश का है। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820, अब ये सब कुछ लड़ाई की सब कुछ चेंज हो गया था 1820 तक। द कैवलरी रिक्वायरमेंट, कैवलरी, ठीक है, घुड़सवार टुकड़ियों को कहते हैं कैवलरी, उसकी ज़रूरत तो बिल्कुल कम होती चली गई। और दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्कट। तो अब बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट में भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जीती भी मस्कट और मैच लॉक की मदद से ही, है ना। सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्म हैड टू कीप पेस विद चेंज मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट और एंड बिकम मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, लिखा है कि जो कंपनी की जो सेना के सिपाही, उनको बदलती रहती थी, है ना, विद चेंज उनकी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और जो पैदल टुकड़ी होती थी, है ना, वो भी अब कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती जा रही थी। और ऐसी लड़ाई मैं आपसे बताऊं, अभी एक फ़िल्म आई थी, फिल्म का नाम तो शायद केसरी था शायद, ठीक है, वो अक्षय कुमार की फ़िल्म थी। तो कब कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, देखिए, इतिहास से तो ये छेड़छाड़ करते ही हैं ये लोग, फिल्म बनाने वाले, लेकिन फिर भी उनमें कुछ
90% जो है हकीकत भी दिखाई जाती है। तो उस फिल्म में दिखाया गया एक सारागढ़ी की लड़ाई दिखाई गई है ना, उसमें देखो जो बंदूकें यूज़ हुई हैं, जो इसी तरह की बंदूकें यूज़ होती थी कि मतलब हैंड टू हैंड अपनी जेब से कारतूस निकाल करके उसमें डाला जाता था। आज भी ऐसी बहुत बंदूकें हैं, है ना। तो उनको मस्कट कहते थे वो। अब देखिए, तलवार वाला व्यक्ति तो दूर से तलवार फेंक कर ही मार सकता, लेकिन बंदूक वाला तो बहुत दूर से बंदूक मार दे, गोली मार देगा, मर जाएगा। तो इसलिए अंग्रेज़ों की जीत हो जाती थी। और उनके पास जो है उनकी जो सेना थी वो ट्रेंड थी, वो प्रॉपरली ड्रिल करते थे। ठीक है, मतलब डेली उनका डिसिप्लिन बहुत था, प्रॉपरली ड्रिल करते थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है ये वाला कि इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, वो लोगों को ट्रेनिंग देते थे अपने स्टाइल में, ड्रिल करवाते थे। डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ, ये तो उनके लाइफ में मतलब एकदम रेगुलरली होता था। और इसी के चक्कर में ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम, ये इनके प्रॉब्लम भी आती थी। कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर। लोगों की, है ना, जो कम्युनिटी फीलिंग्स हैं, जो इनकी सामुदायिक भावनाएं हैं, ये उसको इग्नोर कर देते थे अंग्रेज। उन्हें केवल सोल्जर दिखाई देता था, उन्हें हिंदू या मुसलमान कुछ नहीं दिखता था। यहाँ के लोग ये हिंदू मुसलमानों में ही बटे हुए थे। ठीक है, जाति और धर्म में ही बटे हुए थे। तो ये लोग अपने कुड इंडिविजुअल्स सो ईजिली गिव अप, कैसे अपनी छोड़ सकते देयर कास्ट, जाति एंड रिलीजियस फीलिंग, अपनी धार्मिक भावनाओं को ये लोग कैसे छोड़ सकते थे। कुड दे सी दैम सेल्फ ओनली ए सोल्जर, क्या वो अपने आप को केवल एक सोल्जर ही मान सकते थे, नॉट एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटीज़। बताओ, अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय वो सिर्फ सिपाही मान, है ना, अपने आप को केवल एक सिपाही नहीं मान सकते थे। तो वो अपने आप को एक एक भारतीय भी मानते थे, और किसी कम्युनिटी का सदस्य भी मानते थे कि हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, अंग्रेज़ जैसा कहेंगे मैं ऐसा थोड़ी कर लूँगा। लेकिन ऐसा होता, क्योंकि वो गुलाम थे, उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे। तो व्हाट डिड द सीपो फील, ये सीपो क्या फील करते थे, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी, है ना, उनकी पहचान। और उनके ये भी कि उनके जीवन में अपने जीवन में अपनी पहचान पूछ कि कैसे, हाउ डिड दे रिएक्ट, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने, कि क्या है वो, दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु आर देवर। ठीक है, तो ये जो दैट इज़ देयर सेंस टू हु देवर, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सब जो फीलिंग महसूस करते थे वो लोग कि इस बात से जो चेंजिंग आ रहे थे अंग्रेज़ों के बिहेव से उनके माइंड में, और ये फिर इसी वजह से एक कारण बना द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति का। अभी क्रांति क्या है, लड़ाई है, जब सैनिक ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए, उनके अगेंस्ट हो गए। अब ये 1857 रिवोल्ट रिवॉल्यूशन हम नेक्स्ट चैप्टर में तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपका यही कराऊंगा मैं, बीच में जो 2 चैप्टर्स हैं ट्राइब्स वगैरह और एक पास्चलिस्ट है ना, ट्राइब्स के बारे में है कि यहाँ के ट्राइब्स पे कैसे कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने, जंग बनों से उन्हें लकड़ी नहीं काटनी थी। तो वो चैप्टर आपका 9th क्लास में भी आता है, हम उसको 9th में कवर कर देंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ इसके जस्ट बाद में 1857 के रिवॉल्यूशन ही कराऊंगा। तो इस तरह से वो, है ना, लिखा है कि यू विल रीड अबाउट द रिपोर्ट इन चैप्टर नंबर 5। अब कंक्लूज़न पे जाते हैं कि परिणाम क्या निकलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल, है ना, कॉलोनियल पावर, एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। पावर, द अराइवल ऑफ न्यू, यानी कभी व्यापार करने आई थी कंपनी, और पूरी पॉलिटिक्स उसके हाथ में है, सत्ता कब्जा ली उन्होंने यहाँ पर। न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, अब एक वहाँ पर तो चल, वहाँ पे तो इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था बहुत पहले, तो वहाँ तो नई नई मशीनों का इन्वेंशन हो रहा था। तो होता क्या है कि स्टीम इंजन भी बना। स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century आल्सो एडिड द प्रोसेस, टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months ट्रैवल इंडिया बाई सी, जहाँ कहीं 6 से 8 महीने लगते थे भारत आने में समुद्र के रास्ते जहाज़ों से,
है ना। अब यहाँ पे लिखा है रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, इनेबलिंग मोर ब्रिटिश एंड देयर फैमिली टू कम एंड फार कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, तो ये 2 से 3 हफ्तों में, 6 से 8 महीने का समय केवल 2 से 3 हफ्तों में ही होने लगा। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार, है ना, लिखा है कि देयर फैमिलीज यहाँ आने लगे, उनके बच्चे भी आने लगे। 1857 तक, बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर, लगभग 63% यहाँ की जनता पर कंट्रोल कर लिया, यहाँ के राज्य पर, और 78% ये लगभग यहाँ की जनता पर उन्होंने अपना राज कर लिया, है ना। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और जो बचा हुआ क्षेत्र था, एरिया था, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस उनका था। ये मत समझिए कि वहाँ अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, शासन अंग्रेज़ों का ही था। वहाँ के जो छोटे मोटे राजा थे ना, जैसा आपके एरिया में भी बहुत राजा मिल जाएंगे, आज भी रियासत हैं पुरानी, जो अब तो उनके रेंज से हैं, अब तो कुछ नहीं बचा, लेकिन वो रियासतें अंग्रेज़ों को रिवेन्यू देती थी। अंग्रेज केवल आते थे, कभी आते थे कार से आते थे या घोड़ों से आते थे, और अपना रिवेन्यू लेकर के चले जाते थे। कभी कोई आपके गांव में कोई बूढ़ा होगा, उससे पता करिए कि आपने अंग्रेज़ देखे हैं क्या, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं ये इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों के अधीन था, यानी वेस्टर्न यूपी जो है इनडायरेक्टली था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल, पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आगे एक छोटा सा कुछ एक डायग्राम एक दिया है, ये यहाँ देख लीजिए, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे होता था, देखिए ये लोग जो जा रहे हैं ना, ये गुलाम हैं, स्लेव जिसे कहते हैं, इनका व्यापार होता था। द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच साउथर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी, यहाँ पे स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। पीपल वर कैप्चर्ड, चेंड, जंजीरों से बांध के लोगों को ले जाया जा रहा है और बेचा जा रहा है मार्केट में। 1834 में देयर वाज 36,774 प्राइवेटली ओन स्लेव्स ऑफ केप टाउन, ये वहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। वैसे तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, ठीक है। केप टाउन जो वहाँ की मेन कैपिटल है। मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका विजिटेड टू द केप ऑफ 1824 हैज़ लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट। एक कोई आता है, कोई विजिटर वहाँ पे 1824 में, और उसने यहाँ पर एक आंखों देखा हाल, व्हाट इज सा एट द स्लेव ऑक्शन। ऑक्शन होती है नीलामी, और ये ऑक्शन क्या होती है, नीलामी। नीलामी मतलब बोली लगाई जाती है इनकी। तो उसने उसका एक वर्णन किया है यहाँ पे, डिस्क्रिप्ट किया, ये देखिए कि हैविंग, यहाँ पढ़ेंगे आप इसको, हैविंग लर्न दैट देयर वाज टू बी सेल कैटल फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा बाई ऑक्शन, कि पशुओं की और जो है कैटल और फ्रॉम स्टॉक, फार्म स्टॉक सॉरी, ये खेती वाले सामान की नीलामी तो है ना होने वाली थी, और उनके साथ साथ जो है इन इंसानों की नीलामी भी होने वाली थी। लोग इनको उनको भी एक सामान की तरह ही सोच रहे थे। तो फ्रेश ऑक्शन अमंग द हिस्टेक वी हॉल्टेड और बैगन, यानी इन्होंने अपनी कोई विजिटर था, उसने अपनी गाड़ी रोक ली फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोकरिंग फ्रेश ऑक्शन, और उसके बाद अपने बैलों को रोक लिया। ठीक है, तो क्या देखता है कि अमंग द स्टॉक वाज अ फीमेल स्लेव, एक लेडी थी, गुलाम थी वो, उसके 3 बच्चे थे। द फार्मर्स एग्जामाइन डैम एज इफ दे हैड बीन सो मैनी हेड ऑफ कैटल, उन्हें भी मतलब एक कैटल की तरह मान रहे थे। दे वर सोल्ड सेपरेटली, उनको अलग अलग बेचा जा रहा था, डिफरेंट परचेजर्स, अलग अलग परचेजर्स को, है ना, खरीदने वालों को। द टीयर्स द जाटी इंग्लिश सॉरी एंग्वेज ऑफ द मदर, तो उसकी जो चिंता थी, वेदना और आंसू भरी आंखों में, तो वो देख रही थी अपने बच्चों को। वेल सी कास्ट हार्ट रेंडिंग लुक अपॉन हर चिल्ड्रन एंड सिंपलिसिटी एंड टचिंग सोरो ऑफ द पुअर यंग वंस। अब ये बहुत ही दुखद करने वाली घटना थी, है ना। वेल दे चंग दे डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट, वो बच्चे जो अपने माँ बाप से एकदम चिपक से गए, है ना, दुखी होकर के। तो ये जो सीन था काफ़ी एकदम हार्ट टचिंग सीन था। कॉन्ट्रास्ट विद द मार्केट इंसेंटली एंड जेक्युलर
काउंटेनेंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स। इसके विपरीत जहाँ पे दर्शक थे, वो स्पेक्टेटर्स कहते हैं दर्शकों को, जो देखने वाले थे, वो बिल्कुल काउंटेनेंस से, मतलब कोई भी उन्हें कुछ नहीं फीलिंग हो रही थी, है ना। ठीक है। ये किसी अंग्रेज राइटर ने लिखा है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप ये जितना मैंने समझाया तो आई थिंक ये कर सकते हैं मैचिंग, है ना। और दीवानी, जैसे दीवानी राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू है, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान है, इस तरह से आप खुद भी कर सकते हैं। फौजदारी अदालत, है ना, सिपाही सीपो है, रानी चेन्नम्मा एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन केटूर, है ना। और ये क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ से क्रिमिनल कोर्ट। तो जैसे हमने पढ़ा है, और आपने अगर चारों वीडियो डीपली करके देखी हैं, समझा है, तो आप खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।